ये तलाक के कागजात हैं अमर जी। मैंने पहले ही इस पर सिग्नेचर कर दिया है। प्लीज आप इसे न्याय खुराना तक पहुंचा दीजिए। रूहानी के लिए उस डाइवोर्स पेपर पर साइन कर उसे अमर को देने के लिए साहस जुटाना काफी मुश्किल था। जिसके बाद खुराना परिवार का बेटा निहाल खुराना के साथ उसकी शादी खत्म हो जाएगी। उस कागजात को देखकर ये कहा भरते हुए अमर ने उस पर नजर दौड़ाई, जिसे देख वो रूहानी से थोड़ा नाराज हो गए। वो रूहानी की ओर तेजी से देखे और गुस्से से बोले, रूहानी, क्या तुम्हें एहसास है कि ये कितना बेवकूफ़ी भरा काम है? आप निहाल खुराना को तलाक देना चाहती हैं, ये बात मैं समझ सकता हूँ। आखिरकार आपने उस आदमी को पिछले 3 वर्षों से नहीं देखा है, लेकिन आप उससे कोई पैसे की मांग नहीं कर रही। ये पूरे तरीके से गलत है रूहानी। 20 साल की उम्र में रूहानी अपनी ग्रेजुएशन की पढ़ाई पूरी कर चुकी थी। उसके पिता की मौत पहले ही हो गई थी और उसे अपनी माँ के बारे में कोई जानकारी थी ही नहीं कि वो कौन है। इसलिए अमर जी चाहते थे कि उसे कम से कम इस डाइवोर्स में कम से कम पैसों की मांग करनी चाहिए हो। वो तो चाहते ही नहीं थे कि रूहानी का रिश्ता खत्म हो। अमर जी की बात सुन रूहानी उन्हें कुछ नहीं बोल पाई। वह अच्छी तरह से जानती थी कि अमर जी ने हमेशा उसे एक बेटी की तरह माना है, इसलिए वो उनसे कुछ भी छिपाना नहीं चाहती थी। मैं स्कूल छोड़ना चाहती हूँ, उसने हकलाते हुए कहा। क्या? आप अचानक स्कूल क्यों छोड़ना चाहती हैं? क्या हुआ? क्या आपको धमकाया जा रहा है? अमर जी काफी परेशान हो गए। अमर जी को इतना ज्यादा परेशान देख रूहानी तुरंत बोलती है, नहीं नहीं, आप बेवजह ज्यादा सोच रहे हैं अमर जी। आप पहले से ही जानते हैं मुझे पढ़ाई करना पसंद नहीं है, इसलिए मैं यूनिवर्सिटी में अपना समय बर्बाद नहीं करना चाहती। वो समझाते हुए बोली। चूंकि अमर जी पैसों वाली बात कर रहे थे, इसीलिए रूहानी बात को किसी और दिशा में घुमाने की सोच ये स्कूल छोड़ने वाली बात बोल दी, क्योंकि वो इस तलाक की असली वजह किसी को बताना नहीं चाहती थी। रूहानी कुछ देर चुप रही, क्योंकि उसके दिमाग में कई तरह की बातें चल रही थी। फिर कुछ देर बाद वो बोलती है, कल मेरा 21वां जन्मदिन है और शादी की तीसरी सालगिरह भी। मैं अभी भी 21 साल की एक लड़की हूँ और मैं नहीं चाहती कि ये खोखली शादी सच्चे प्यार को आगे बढ़ाने में बाधा पड़े। मैंने कभी भी निहाल खुराना को सामने से देखा तक नहीं है। मेरे पिता ने ये शादी तय की थी और हो गई हमारी शादी। कोई भला इस तरह कैसे जी सकता है? रूहानी ने गंभीरता से सोचा। यह महसूस करते हुए कि रूहानी और कुछ भी नहीं बताने वाली थी, अमर जी ने फाइनली उसकी बात मान ली और रूहानी से बोले, अमर जी, ऐसा फील हो रहा है कि आपने अपना मन बना लिया है, इसलिए मैं आपको ज़्यादा फोर्स नहीं करूँगा। आपकी बात का मान रखूँगा और मैं तलाक के कागजात उस तक पहुँचा दूँगा। उन्होंने एक गहरी सांस लेते हुए कहा, रूहानी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद अमर जी। उसने अमर को मीठी मुस्कान देने से पहले राहत की बड़ी सांस ली, लेकिन अमर जी खुद को रोक नहीं सके और रूहानी को देखते हुए बोले, रूहानी, मिस्टर निहाल खुराना एक अच्छे इंसान है। मेरा मानना है कि आप दोनों एक आइडियल कपल बन सकते हैं। इसलिए मुझे उम्मीद है कि आप इस बात पर दोबारा ध्यान से सोचेंगी और यदि आप अपना मन बदलती हैं तो आप मुझे कभी भी कॉल कर सकती हैं। उन्होंने ईमानदारी से कहा। अमर जी ने जो कुछ भी कहा उसमें से दो शब्द ऐसे निकले जिसने रूहानी को भी परेशान कर दिया। बेहतरीन मैच। वह शादी में भी नहीं दिखे। वह व्यक्ति उस समय एक विदेशी राष्ट्रपति के रात्रि भोज के स्वागत समारोह में बिजी था और हमारे मैरिज के कागज पर जो तस्वीरें लगी हुई हैं वो भी फोटोशॉप वाली थी। पिछले 3 सालों से मैंने उस इंसान को एक नज़र तक नहीं देखा और अमर जी बोल रहे हैं कि हम एक आइडियल कपल हो सकते हैं। रूहानी अपने मन में दुखी भाव से हंसते हुए ये सब बोली। आखिरकार होश में आकर रूहानी ने दोबारा बोलने से पहले एक गहरी सांस ली। उसका कहने का मन था कि मैंने अपना मन बना लिया है, लेकिन अमर जी की भावनाओं की कदर कर जो उनके लिए चिंतित थे बोली, रूहानी, ठीक है। यह सोचकर कि रूहानी का मन बदल सकता है, अमर जी ने निहाल को डाइवोर्स के कागज के बारे में जानकारी देने के लिए अगली दोपहर तक का इंतजार किया, लेकिन उसे निराशा हुई जब रूहानी उसे फोन नहीं की। धीरे धीरे उसने अपना मोबाइल फोन जेब से बाहर निकाला और एक नंबर डायल किया। मिस्टर निहाल, मेरे पास एक इम्पॉर्टेंट कागज है
जिस पर आपके सिग्नेचर की ज़रूरत है, उन्होंने सम्मानपूर्वक कहा। निहाल, वह कौन सा कागज है? एकदम ठंडा उत्तर आया। अमर ने निहाल की आवाज में एक जल्दीबाजी का भाव महसूस किया, जिसके बाद कुछ झिझकते हुए वो बोले, डाइवोर्स पेपर। जैसे ही निहाल अमर की बातों को सुनता है, उसके हाथ की कलम रुक गई। उसने अपनी आंखें बंद कर ली और कुछ सोच समझकर अपनी भौहें रगड़ी। जैसे ही उसने सोचा, ओ, मेरी एक पत्नी है, ये बात उसे तुरंत समझ आ गई। अगर अमर ने भी अभी मुझे फ़ोन नहीं किया होता, तो मुझे तो याद भी नहीं होता कि मैं शादीशुदा हूँ और मेरी पत्नी भी है। ये सोच फिर अमर से बोलता है, निहाल, बस वो पेपर मेरे स्टडी रूम में रख दो, मैं कुछ दिनों में मुंबई वापस आऊँगा। अमर, ठीक है मिस्टर निहाल, मैं रख दूंगा। इस बीच मुंबई के एक फेमस नाइट बार में हल्की रोशनी थी और वो बार पूरा लोगों से खचाखच भरा हुआ था। उस बार में लड़के और लड़कियां एकदम उमड़ उमड़ कर आ रहे थे, क्योंकि वो काफ़ी फेमस नाइट बार था। अंदर 501 नंबर वाली मेज बियर, वाइन, शैंपेन और विभिन्न तरह के स्नैक्स से रखे हुए थे। इस टेबल को देखकर ऐसा लग रहा था कि वहाँ किसी के बर्थडे पार्टी का जश्न मन रहा हो। और बात भी सही थी, जश्न मनाने वाली रूहानी थी, जो उस दिन 21 साल की हो गई। अपने दोस्तों द्वारा किया गया ड्रेस, जो कि हल्के गुलाबी रंग का घुटने तक वाला फ्रॉक था, आज रूहानी वही पहनी थी। ये बहुत कम मौक़ों में से एक था कि उसने अपनी नॉर्मली ड्रेस जीन्स और शर्ट के बजाय कुछ लड़कियों के जैसे कपड़े पहने थे। कई लड़कियां दोस्त जो पहले रूहानी के साथ ढेर सारी फोटो क्लिक करी थी, जब रूहानी का फोटो लेने से मन भर गया, तो रूहानी ने अपने दोस्तों के साथ शराब पीकर मौज मस्ती करना शुरू कर दिया। टेबल के एक तरफ रूहानी को उसके दोस्तों द्वारा दिया गया ढेर सारा गिफ्ट रखा हुआ था। थोड़ा चिड़चिड़ा अनंत एक दूसरे लड़के के कंधे पर हाथ रखकर गाना गा रहा था। उसकी इतनी कर्कश आवाज़ सुन सभी लड़कियां अपने अपने कान बंद कर रही थीं। प्लीज अनंत, इतना बेसुरा गाना बंद करो। चलो कोई और गेम खेलते हैं, जिससे किसी के कान का पर्दा ना फट जाए। रूहानी ने अनंत को नहीं बुलाया था, बल्कि रूहानी के रूममेट्स ने उसे बुला लिया था। वह आत्मविश्वास से भरी एक हंसमुख लड़की सनाया थी, जो हमेशा लोगों का ध्यान अपनी ओर खींचती थी। उसके गेम खेलने की आइडिया सुनकर वहाँ सभी मौजूद लोग चुप हो गए और सनाया की बातों का वेट करने लगे। सनाया एक जानी मानी पार्टी एनिमल थी और अपने दोस्तों के बीच काफी फेमस थी। शरारत भरी आंखों से सभी की ओर देखते हुए सनाया ने कहा, चलो ट्रूथ एंड डेयर खेलते हैं। जैसे ही सभी ने ये बात सुनी, सभी खेलने को तैयार हो गए। तभी आनंद ने सनाया से बोला, सनाया, ये खेल बेकार है। पर उसकी बातों पर सनाया ज्यादा ध्यान न देते हुए अपनी नजर दूसरी तरफ घुमा ली। इससे अनंत को वहां एकदम बोर फील हो रहा था। सनाया ने अनंत को घूरते हुए देख बोली, आज रोहानी का 21वां बर्थडे है, इसलिए हम इस खेल को और अधिक इंटरेस्टिंग बनाएंगे। क्योंकि पार्टी में सभी लोग स्टूडेंट थे, फिर भी कई लड़के और लड़कियां काफी ज्यादा शरीफ भी थे। वे इस खेल को अच्छी तरह से जानते थे। साहस के परिणाम में आमतौर पर कुछ छोटे छोटे काम बनाए गए थे, जिन्हें उन स्टूडेंट को करना होगा जो ये चुनते हैं। लेकिन सनाया के मन में रूहानी के लिए कुछ और था। रूहानी पार्टी में इतनी शैंपेन और बियर पी चुकी थी, जिस वजह से उसके गाल बिल्कुल टमाटर की तरह लाल हो चुके थे। जैसे ही पहला राउंड शुरू हुआ, सनाया ने दूसरे स्टूडेंट को आंख मारी, जिन्होंने तुरंत समझ लिया कि वह क्या प्लान बना रही थी। तभी सनाया रूहानी को सुनाते हुए बोली, इस राउंड में हारने वाले को दरवाजे से बाहर जाना होगा, फिर दाएं मुड़ना होगा और फिर कोई लड़का जो पहले उस दरवाजे के सामने दिखे, उसके होठों पर चूमना होगा। और यदि कोई इस परिणाम को छेड़ने का विकल्प चुनता है, तो उसके लिए एक दूसरा विकल्प होगा। उसे बिना रुके पूरे 10 गिलास वाइन पीनी होगी। सभी को मेरे रूल समझ में आ गए, है ना? सनाया के रूल सुन सभी स्टूडेंट खेल को लेकर काफी ज्यादा उत्साहित हो गए। वे सभी ये जानने के लिए उत्सुक थे कि पहला हारने वाला कौन होगा। ये सब सुन अनंत इरिटेट हो बोला, ये सब बकवास है। पर वो इससे आगे कुछ नहीं बोला, क्योंकि वो पहले से ही जानता था कि ये सब सनाया जानबूझकर कर रही है। रॉक पेपर सीजर्स बजाने के बाद हर कोई रूहानी की ओर देखने लगा, जो अवाक रह गई। रूहानी ने अपने हाथ की ओर देखा, जिसमें कैंची का चिन्ह बना था, और फिर उन्होंने लोगों की ओर देखा,
जिन्होंने रॉक्स को पकड़ रखा था। ये देख उसका चेहरा बिल्कुल उतर गया। ये बिल्कुल भी सही नहीं है सनाया, वह चिल्लाई। प्रणाम को याद करते हुए रूहानी को रोना आ रहा था। वह पहले से ही नशे में थी और शराब के 10 और गिलास नहीं पी सकती थी। इसी वजह से किसी तरह हिम्मत जुटाकर उसने दरवाजा खोलने से पहले कई गहरी सांसें लीं। सनाया द्वारा बताए गए रूल्स के अनुसार वह दाएं मुड़ गई। जैसे ही वो दाएं मुड़ी, सामने से उसे एक आदमी खड़ा दिखा जिसने सफेद शर्ट, काली सिलेक्स और काले चमड़े के जूते पहने हुए थे। वह करीब 28 साल का लग रहा था और उसकी लंबाई करीब 180 सेंटीमीटर थी। उसका चेहरा काफी अलग और सुंदर था। वो हैंडसम दिख रहा था। हालांकि उस आदमी की आंखें इतनी ठंडी थीं कि जब उसकी नज़र रूहानी पर पड़ी तो वह काफी ज्यादा घबरा गई। वाह, वह एक हैंडसम लड़का है, जल्दी करो, हम तुम्हें देख रहे हैं रूहानी, सनाया ने जोर से फुसफुसाते हुए कहा। उसकी आवाज सुन रूहानी एक पल के लिए ठिठक कर खड़ी रही। वह खड़ी हो यह सोच रही थी कि उस आदमी को कहीं तो उसने देखा है। उसका चेहरा कुछ जाना पहचाना लग रहा है। क्या मैं उससे पहले कभी मिली हूँ? लेकिन अगले ही पल सनाया की आवाज ने उसकी सोचों को तोड़ दिया। इसलिए उसने गहरी सांस ली और आगे बढ़ने के लिए साहस जुटाया। फिर भी मन में यही चल रहा था कि कहीं वो उससे पहले मिली भी है क्या। पर नशे में होने की वजह से उसने उन बातों को और नहीं सोचा और वह बहादुरी से उस आदमी के पास चली गई। उसे एक प्यारी सी मुस्कान दी और अपने पैरों को थोड़ा ऊंचा करके खड़ी हो गई। इधर निहाल खुराना फोन करने के लिए एक साथ जगह की तलाश में था। जब उसे उस नाइट बार के बाहर दरवाजे वाली जगह पर थोड़ी शांति दिखी तो वो उधर चला गया। जैसे ही वो फोन करने वाला था तभी एक लड़की ने उसे रोकते हुए टोका। जैसे ही रूहानी नशे की हालत में निहाल के थोड़ा पास आई, उसने झुंझलाहट में अपनी भौहें सिकोड़ ली। तभी उसके दिमाग में एक पल को ऐसा लगा जैसे कि वो इस लड़की से कहीं पहले मिल चुका है। शायद उसका चेहरा कुछ जाना पहचाना सा लग रहा है। निहाल ने चेहरे को याद करने की कोशिश करते हुए अभी सोच ही रहा था। जैसे ही उसने सोचा कि वह लड़की कौन थी, उसके अगले ही पल रूहानी ने उसके होठों पर एक नॉर्मल किस कर लिया और उसे पूरी तरह से स्तब्ध कर दिया। अगली सुबह यूनिवर्सिटी। रूहानी, एक हल्की सी आवाज रूहानी को पुकारती रही क्योंकि वह नींद में एकदम ऊँघ रही थी। जागने से इनकार करते हुए रूहानी को अपनी शर्ट के आस्तीन पर लगातार खिंचाव महसूस हुआ। जितना अधिक उसने इसे नजरअंदाज किया, आवाज उतनी ही तेज और शर्ट खींचती गई। इससे रूहानी को हार माननी पड़ी और वह फाइनली जाग गई। हालांकि यह फाइनल था कि वह अभी भी आधी नींद में थी। रूहानी ने गुस्सा कर अपना सिर रिया की ओर कर लिया और बोली, रिया, बेहतर होगा कि तुम्हारे पास मुझे जगाने का कोई अच्छा कारण हो, वरना। रिया को गुस्से में रूहानी अभी डांटते हुए उसकी तरफ देखी ही थी कि सामने का नजारा देख वो कुछ पल के लिए पत्थर बन गई हो। रूहानी की नजरें उस ओर थीं जहां रिया ने उसे अपनी उंगलियों से इशारा किया था। दरअसल वो अपनी बेंच पर ही रात की नींद पूरी करने में लगी हुई थी। तभी उसके सामने राजेश सर, जो काफी स्ट्रिक्ट प्रोफेसर थे उस यूनिवर्सिटी के, आकर खड़े हो गए। रूहानी उन्हें अपने सामने देख खुद में धीरे से बोली, ओह सीट, और जल्दी से अपना पूरा नींद तोड़ बेंच पर सीधी बैठ गई और जल्दी से अपने बैग से उनके सब्जेक्ट वाली किताब निकाली और रूहानी ने किताब खोलकर अपने सामने रख ली। ऐसा करते देख उसके कोई दोस्त को हंसी तो नहीं आ रही है, इसलिए उसने अपनी आंखें उन लोगों की तरफ घुमा घूरने लगी। रूहानी के इस तरह घूरने की वजह से उसके सारे दोस्त जो अपनी हंसी नहीं रोक पा रहे थे, एक पल में अपनी अपनी किताब की तरफ नजरें घुमा ली, ये दिखावा करते हुए कि उन्हें पता ही नहीं चला कि क्या हो रहा था। जब रूहानी की नींद पूरी तरह खुल चुकी थी, उसके बाद राजेश सर वापस अपने टेबल के पास चले गए। ओह गॉड, प्रोफेसर बहुत गुस्से में लग रहे हैं। रूहानी ने अफसोस के साथ अपने हाथ बालों में छिपा लिए। मुझे लगता है मैं पक्का इनके एग्जाम में फेल होने वाली हूँ। उस क्लासरूम में किसी ने भी रूहानी को चढ़ाने का प्रयास नहीं किया। कमरे में मौजूद सभी स्टूडेंट के साथ साथ पूरे यूनिवर्सिटी को पता था कि रूहानी किस परिवार से थी। इसके अलावा रूहानी अभी भी एक राउडी टाइप की स्टूडेंट थी क्योंकि वह लगातार दूसरे स्टूडेंट से झगड़ती रहती थी, खुद को शराब में डुबो लेती थी और अपने क्लासेस बंक किया करती थी। संक्षेप में कहें तो रूहानी ने ऐसे ऐसे काम किए थे जिन्हें यूनिवर्सिटी द्वारा गलत माना जाता था।
यूनिवर्सिटी में यह साफ तौर पर बताया गया था, कॉलेज में ना तो कोई लड़की अपने बालों का कलर करके आएगी और ना ही वो अपने नाखून रंगेगी और ना ही कुछ अलग ड्रेस पहनकर आएगी। हालांकि रूहानी को इसकी कोई परवाह नहीं थी, क्योंकि उसके लंबे बकाइन रंगे बाल और चमकीले लाल नाखून अभी भी उसी तरह के ही थे जैसा कि कॉलेज वालों ने मना किया था। यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर उसके इस बारे में सोचने से बहुत ज़्यादा घबराते थे। ये काफ़ी हैरानी की बात थी कि रूहानी ने खुद को यूनिवर्सिटी से बाहर करने की इतनी कोशिश करी, लेकिन उसके बावजूद भी वह बाहर नहीं हो पाई। इसका कारण था कि वह एक शक्तिशाली परिवार से आती थी। रूहानी, राजेश सर ने ठंडे स्वर में कहा, तुम मुझे बताओ कि वित्त क्या है। राजेश जी को रूहानी किस परिवार से आती है, ये बात अच्छी तरह से पता था। रघु नाम का एक व्यक्ति जो न्याल खुराना का मैनेजर था, का यूनिवर्सिटी में राजेश जी से जान पहचान था। यहाँ तक कि न्याल खुराना खुद भी राजेश जी का पूर्व छात्र था। एक जिम्मेदार शिक्षक के रूप में राजेश जी जानते थे कि उन्हें रूहानी के अंदर जो बचपना भरा पड़ा है उसे खत्म करना होगा और उसे समझदार बनाना होगा। किताब देखने का नाटक करते हुए रूहानी ने अपने सामने वाली बेंच पर एक लात मारी। उसके सामने वाली बेंच पर क्लास मॉनिटर रजत के अलावा और कोई नहीं बैठा था। इसे एक संकेत के रूप में रजत को पता था कि रूहानी का क्या मतलब है, और उसने जल्दी से किताब के पन्ने पलटे जहां उत्तर लिखा था और उसे देखने के लिए उसे अपनी बाईं ओर सरका दिया। जैसे ही किताब रूहानी की आंखों के सामने आई, रात भरी मुस्कान रूहानी के चेहरे पर आ गई थी। बहुतों ने चोरी की होगी, पर रूहानी का अंदाज ही कुछ अलग था। वो चोरी करते हुए भी काफी अट्रैक्टिव लग रही थी। उसके पास ऐसी खूबसूरती थी जिन पर एक लड़का मर मिटने को हमेशा तैयार हो, जैसे कि एकदम गोरी त्वचा, मासूम आंखें और एक सुंदर आकार की नाक और मुलायम लाल होंठ। हालांकि रूहानी का चेहरा मेकअप से मुक्त था, फिर भी उसकी खूबसूरती अलग ही थी। यदि उसका पढ़ाई में प्रदर्शन बेहतर होता तो वह मिस यूनिवर्सिटी के खिताब के लिए बिल्कुल सही कैंडिडेट होती। राजेश सर, ठीक है रूहानी, चलो बताओ। रूहानी खड़ी हो गई और उसने रजत की किताब पढ़ना शुरू करते हुए अपनी आंखें झपकाईं। वित्त एक व्यापक शब्द है जो दो संबंधित गतिविधियों का वर्णन करता है। धन का प्रबंध कैसे किया जाता है, इसका अध्ययन। और प्रोफेसर ने रूहानी की चाल को ठीक से समझ लिया। इससे वह काफी ज्यादा गुस्सा हो गए। बस, राजेश जी की आवाज पूरे क्लास में गूंज उठी, जिससे पूरे क्लास के स्टूडेंट काफी घबरा गए। हर कोई डरकर अपनी सीटों से चिपक गया था, रूहानी को छोड़कर, जिसने राजेश जी की तरफ देखकर मुस्कुराहट बिखेरी और पूछी, प्रोफेसर सर, क्या मेरा जवाब गलत है? इसके साथ ही राजेश जी गुस्से में लाल होने लगे और यह नज़ारा देख रूहानी अपने किए पर पछतावा किए बिना नहीं रह सकी और माफ़ी मांगने लगी। प्रोफेसर सर, प्लीज़ मुझ पर गुस्सा मत होइए। क्लास ओवर होने से पहले मैं उत्तर याद कर लूंगी। रूहानी ने वादा किया था। यहाँ तक कि रूहानी कुछ लोगों से डरती भी थी, जिनमें से प्रोफेसर राजेश भी एक थे। रूहानी की बातें सुनकर जैसे ही राजेश जी शांत हुए, उनके चेहरे पर से गुस्से का लाल रंग भी हटना शुरू हो गया। राजेश जी के अनुसार रूहानी एक चतुर लड़की थी। अगर वह अपना मन पढ़ाई में लगाए तो वह एक बुद्धिमान और समझदार लड़की बन सकती है। लेकिन एक प्रोफेसर होने के नाते राजेश जी रूहानी की ढीठ हरकतों को और बर्दाश्त नहीं कर सके, इसलिए बोले, तुम्हें पढ़ाई करना पसंद नहीं है रूहानी, तुम कई परीक्षाओं में फेल हुई हो। राजेश जी ने रूहानी को घूर कर देखा और वापस से बोले, लेकिन मैं बिल्कुल भी यह बर्दाश्त नहीं करूंगा कि तुम मेरे सब्जेक्ट में फेल हो। यदि तुम फिर से मेरी क्लास में सोने की हिम्मत करोगी तो ये अनंत, रिया और सनाया, ये तीनों तुम्हारी गलती की सजा भुगतेंगे। क्या तुम समझी? जिन तीन स्टूडेंट का अभी अभी नाम लिया गया, वो तीनों ही स्तब्ध बस रूहानी को देख रहे थे। उन तीनों के दिमाग में इस वक्त एक ही बात चल रही थी, जब भी रूहानी कोई गलती करती है तो उसका सजा उन्हें क्यों दिया जाता है। राजेश जी ने यह बात इसलिए कही क्योंकि वह जानते थे कि रूहानी अपने दोस्तों से कितना प्यार करती थी। वह अपनी वजह से अपने दोस्तों को तकलीफ दे, ऐसा कभी भी नहीं होने देने वालों में से थी। रूहानी पूरे गुस्से भरी नजरों से राजेश जी की तरफ देखते हुए मन ही मन उन्हें बहुत कोसी और बोली, मुझसे चालाकी कर रहे हो प्रोफेसर सर। फिर रूहानी बोली, मैं समझ गई प्रोफेसर सर, आप मुझे फिर कभी अपने क्लास में सोते हुए नहीं देखेंगे। अपनी सीट पर वापस बैठते हुए रूहानी ने फिर अपनी कलम उठाई और लिखना शुरू कर दिया। उसके पास जो नोटबुक थी
रूहानी की समझदारी को देख राजेश जी को थोड़ी खुशी हुई, यह सोचकर कि वो अब नोट्स बना रही है, जबकि वास्तव में वह सिर्फ डूडलिंग कर रही थी। जब घंटी बजी तो राजेश जी क्लासरूम से बाहर चले गए। जैसे ही प्रोफेसर क्लासरूम से निकला, कई लड़के और लड़कियां रूहानी के पास आकर बैठ गए और अपने प्रोफेसर के बारे में अपनी शिकायतें बताने लगे। यार रूहानी, इस प्रोफेसर के साथ क्या प्रॉब्लम है? अनंत के चेहरे पर डर का भाव साफ झलक रहा था। आखिरकार उसने रूहानी की बजाय हमें सजा देने का विकल्प क्यों चुना? वह एक अजीब आदमी है, अनंत ने मन में सोचा। प्लीज यार राहु, फिर से तुम उस प्रोफेसर के क्लास में मत सोना। रिया ने रोते हुए रूहानी की बाह को कसकर पकड़ लिया और अट्रैक्टिव तरीके से नाटक किया। मैं तुमसे रिक्वेस्ट कर रही हूँ, फिलहाल पूरे तलाक के मामले और कल रात उसके और निहाल के बीच उस किस के कारण रूहानी का मूड थोड़ा ऑफ था। रूहानी को घेरने वाले शोर ने उसे मजाक कर परेशान करना शुरू कर दिया। किताब को हाथ में लेकर उन लोगों ने उसे डेस्क पर पटक दिया और किताब के टेबल से टकराने की तेज आवाज पूरे क्लासरूम में गूंज गई, जिससे हर कोई घबरा गया। क्लासरूम में हर कोई जानता था कि अगर उन्होंने पीछे मुड़कर देखा तो रूहानी की कड़वी बातों का उन्हें सामना करना पड़ जाएगा। क्योंकि वो अब गुस्सा हो चुकी है, इसलिए उन सभी ने अपना मुंह बंद कर लिया। माहौल में बढ़ते तनाव को महसूस करते हुए सनाया ने तनाव कम करने की कोशिश करते हुए कहा, अरे मुझे अभी याद आया, आज साइनिंग इंटरनेशनल प्लाजा में एक भव्य प्रचार है। क्या तुम लोग जाना चाहोगी? सनाया की बात सुन रूहानी जड़ से उसकी तरफ बढ़ते हुए खुशी से बोल पड़ी। इसका मतलब है वहां पर मेरी फेवरेट लिपस्टिक भी मिलेगी। जिस पर सनाया ने मुस्कुराते हुए हाँ बोला। करीबी दोस्त होने के नाते सनाया और रूहानी एक दूसरे को बहुत अच्छे से जानते थे। रूहानी आमतौर पर झगड़ों में लगी रहती थी और खुद को शराब में डुबा लेती थी। लिपस्टिक में इतनी दिलचस्पी होना उसके लिए एक हैरान कर देने वाली बात थी। उसने कभी भी अपने कपड़ों के बारे में चिंता नहीं की, क्योंकि वह कैजुअल कपड़े पहनती थी। हालांकि लिपस्टिक के रंग बिरंगी ब्रांड को खरीदने में उसका कुछ ज्यादा ही इंटरेस्ट था। शाइनिंग इंटरनेशनल प्लाजा मॉल मॉल के अंदर स्थित एक कॉस्मेटिक और त्वचा देखभाल की दुकान में काव्या, सनाया और रिया तीनों लड़कियां एक दूसरे का हाथ पकड़कर अंदर घूम रही थी। इसी बीच दो लड़के अनंत और रजत अपने हाथों में एक दर्जन शॉपिंग बैग लेकर उनके पीछे पीछे चल रहे थे। वे बिल्कुल ही थक चुके थे, ये देख कर कि तीनों लड़कियां अभी भी इतनी एनर्जी से भरी हुई थी। अनंत बोला, आखिर में तुम लड़कियां थकती नहीं हो क्या? इतने टाइम से हम सभी शॉपिंग किए जा रहे हैं, उसके बाद भी तुम तीनों अभी भी पूरे एनर्जेटिक हो। पर हम दोनों अब और नहीं चल सकते हैं, हमें थोड़ा आराम चाहिए। कुछ देर हम बैठ सकते हैं क्या? अनंत की बातों को सुन झट से सनाया उसकी तरफ मुड़ जाती है और उसे देखते हुए बोलती है, ओह यार अनंत, तुम ऐसा कैसे बोल सकते हो? तुम तो हम सब में से कितने एनर्जेटिक बंदे हो। ये बोलते हुए सनाया झट से कुछ शॉपिंग के बाद अनंत के हाथ से ले लेती है, ताकि उसका भार कुछ कम हो सके। तभी रूहानी एकदम से उत्साह से बोल पड़ती है, अरे यार देखो वो दुकान, बस वो हमारी आखिरी मंजिल है। ऊपर वाले भगवान का शुक्र है मैं बच गया। अनंत ये बोलते हुए एक गहरी आह छोड़ी। तभी सनाया अपना पर्स निकालते हुए सभी से बोली, ओके ठीक है, अब जबकि तुम लोग इतने थक चुके हो तो फिर आज का लंच मेरी तरफ से रहा। अनंत, क्या मतलब आज तुम हमें पार्टी दोगी? चलो इतनी मेहनत के बाद कुछ तो अच्छा हुआ। अच्छा ठीक है, पर मैं डिसाइड करूँगा कि हमें लंच करने कहाँ जाना है। बोलो मंजूर है? सनाया, हाँ हाँ, तुम भी क्या याद रखोगे? बताओ किस रेस्टोरेंट में जाना है? तभी अनंत बोल पड़ता है, हमें कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, इसी मॉल की 5वीं मंजिल पर एक मस्त रेस्टोरेंट है, हम आज वहीं लंच करेंगे। सनाया, ओके। जब सनाया आनंद की मांग मान रही थी, तभी रिया बीच में बोल पड़ी, एक मिनट सनाया। रिया, आनंद तुमने अभी अभी क्या बोला? 5वीं मंजिल वाले रेस्टोरेंट में लंच करोगे? सनाया, तुम जानती भी हो उस रेस्टोरेंट का चार्ज कितना है। वहाँ कोई आम इंसान खाने का सपना भी नहीं देख सकता है, क्योंकि वो वीआईपी लोगों के लिए है। तुम लोग जानते भी हो ये आनंद तुम्हें बेवकूफ़ बना रहा है। रिया की बातों को सुनकर सारे दोस्त आनंद की तरफ घूरकर देखने लगे, जिससे आनंद को थोड़ी शर्मिंदगी महसूस हुई। पर फिर रूहानी उसके कंधे पर अपना हाथ रखते हुए बोली, रूहानी, यार आनंद, तुम्हें उस रेस्टोरेंट के अलावा जहाँ भी लंच करना है हम कराएंगे,
पर तुम भी जानते हो कि वो हमारे लिए काफ़ी महंगा है। खैर तुम अभी तक गए हो, इसलिए तुम और रजत दोनों यहाँ कुछ वक्त बैठकर आराम कर लो। तब तक हम जल्दी से अपनी लिपस्टिक सेलेक्ट कर लेते हैं। फिर तीनों लड़कियों ने अपनी पसंदीदा ब्रांडेड के कॉस्मेटिक को देखना शुरू कर दिया। रूहानी एक बेहद ही खूबसूरत लिपस्टिक अपने हाथों में ले उसे देखे जा रही थी। तभी एक सेल्स लेडी ने रूहानी को लिपस्टिक सेट पकड़े हुए देखा तो वह दोस्ताना मुस्कान के साथ उसके पास आई और बोली, मिस, ये ब्रांड बेस्ट सेलर में से एक है। केवल एक ही सेट बचा है, इसलिए यदि आप वास्तव में इसे पसंद करती हैं तो मेरा सुझाव है कि आप इसे अभी खरीद लें, वरना यह भी सेट जल्दी बिक जाएगा। उन सेल्स लेडी की बात सुन रूहानी थोड़ा हैरानी से बोली, क्या केवल एक ही सेट बचा है? और झट से उस लिपस्टिक के डिब्बे पर लगी कीमत देखने के लिए टैग को पलट दी। जैसे ही उसने उस लिपस्टिक के प्राइस को देखा, उसकी आंखें बड़ी बड़ी हो गईं। उसकी कीमत के बारे में जानने पर वह दूसरे विचार सोचने लगी। तभी सोफे पर बैठकर आराम करते हुए अनंत ने चारों ओर देखा और रूहानी को अपने हाथ में पकड़े लिपस्टिक सेट को देखते हुए देखा। फिर वह जोर से बोला, अरे यार रूह, तुम इतना क्यों सोच रही हो? तुम तो हर दिन इतने महंगी कार से कॉलेज आती हो। तुम्हें इस लिपस्टिक को खरीदने में सोचने की ज़रूरत नहीं है। अगर तुम्हें यह पसंद है तो इसे खरीद लो। अनंत की बातों को सुनकर रूहानी बस एक गहरी आह भरते हुए खुद धीमे से बोली, वो कार मेरी नहीं है। चाहे कार कितनी भी महंगी क्यों ना हो, इसका रूहानी से कोई लेना देना नहीं था। उसके पास फिलहाल जो पैसे थे वह सब उसके पति की बदौलत था। ऐसा कुछ भी नहीं था जिसका वह दिखावा कर सके या उसका अपना हो। जब रूहानी अपनी सोच में डूबी हुई दुखी हो रही थी, तभी उसकी नज़र अपने दोस्तों पर जा पड़ी, जो सभी एक तरफ ही देखे जा रहे थे। उन्हें इस तरह से कहीं देखते हुए रूहानी थोड़ा सोचते हुए बोली, क्या चल रहा है? ये सभी क्या देख रहे हैं? ये सोचते हुए वो खुद भी उसी तरफ अपनी नजरें घुमा ली जिस तरफ उसके दोस्त देख रहे थे। पर जैसे ही उसने उस तरफ देखा, वो एकदम से चौंक गई। मॉल के मेन गेट पर अपने कई बॉडीगार्ड के साथ एक बेहद ही हैंडसम आदमी अंदर की तरफ चला आ रहा था। उसने काले रंग का बिजनेस सूट पहना हुआ था, जो उसे और भी ज्यादा अट्रैक्टिव लुक दे रहा था। वो गहरे भूरे रंग के चमड़े के जूते पहने हुए था, जो शीशे की तरह चमक रहे थे। उस आदमी की काली आंखें इतनी गहरी और कठोर थीं कि कोई भी उसकी आंखों में देखने की हिम्मत नहीं कर पाता था। हे भगवान, रूहानी बड़बड़ाते हुए बोली, मिस्टर न्याल यहाँ पर कैसे? वह व्यक्ति जो माल के अंदर पहुंचते ही सभी का ध्यान अपनी तरफ खींच लिया, वह कोई और नहीं बल्कि रूहानी का ही पति निहाल खुराना था, जिसका अभी तलाक नहीं हुआ था। निहाल अकेले नहीं आया था, बल्कि ठीक उसकी बगल में एक कुछ 27-28 साल की लड़की भी खड़ी थी, जो उसी के साथ मॉल आई थी। अन्य लड़कों की तरह निहाल के साथ कभी भी किसी लड़की को नहीं देखा गया था, भले ही वो इतना धनी और पैसे वाला था उसके बावजूद भी। इसी वजह से सभी के दिमाग में बहुत सारे सवाल आने शुरू हो गए थे, स्पेशली रूहानी के। रूहानी, मिस्टर निहाल खुराना वो भी किसी लड़की के साथ शॉपिंग करने आए हैं? कहीं वो लड़की उनकी गर्लफ्रेंड तो नहीं है? मानो रूहानी की निगाहों को अपनी ओर महसूस करते हुए निहाल अचानक उसकी ओर देखने लगा। उसके अचानक देखने की वजह से रूहानी का दिल तेजी से धड़कने लगा। इसीलिए वो झट से अपनी नज़र नीचे झुका ली और ऐसा दिखावा करने लगी कि वह लिपस्टिक खरीदने में पूरी बिजी है। पर मन ही मन रूहानी खुद में बोले जा रही थी, प्लीज गॉड, मिस्टर निहाल की नज़र दूसरी तरफ कर दीजिए, वो मुझे ना देखें। और फिर अपने आप को साहसी दिखाते हुए सनाया की तरफ मुड़कर बोली, अरे सनाया, तुम्हें क्या लगता है मुझे ये खरीदना चाहिए कि नहीं? हालांकि सनाया का ध्यान रूहानी पर बिल्कुल भी नहीं था। सनाया रूहानी की बाह पकड़कर उसे जोर से हिलाते हुए बोली, यार रूह, यह निश्चित रूप से भगवान जी तुम्हें इशारा कर रहे हैं। देखो ना, तभी तो तुम फिर से मिस्टर निहाल से मिल गई। रूहानी के चेहरे को देखते हुए सनाया ने मुस्कुराते हुए पूछा, रूह, तुम्हें क्या लगता है, क्या वह तुम्हें अभी भी याद करता है? लगता है। इसी बीच जिया तेजी से चलकर रूहानी के पास आते हुए उससे पूछती है, रूहानी, मिस्टर निहाल के साथ वो लड़की कौन है? रिया की बात सुन रूहानी चिढ़ते हुए मन ही मन बोलती है, क्या मिस्टर निहाल ने बताया है जो मुझे पता होगा? तभी आनंद भी उन लोगों के पास आकर खड़े हो बोलता है, रूहानी, तुम्हें क्या लगता है, क्या वो तुम्हारे लिए यहाँ पर आया है? सभी के सवाल सुन सुन रूहानी चिढ़ रही थी, ऊपर से अपनी सहेली सनाया को मिस्टर निहाल पर लात टपकाते हुए देखकर और ज्यादा गुस्सा हो रही थी। इसीलिए वो सनाया से गुस्से में बोली,
सनाया, तुम अपने आप को कंट्रोल करो, समझी? इससे पहले कि सनाया अपने बचाव में कुछ कह पाती, एक लड़की की आवाज़ सुनाई दी। मुझे नहीं लगता है कि तुम्हें इसे खरीदना चाहिए, क्योंकि यह तुम्हारे बस से बाहर की है। आवाज़ कहाँ से आई? ये जानने के लिए अपना सिर घुमाकर रूहानी ने देखा कि यह आवाज़ उस लड़की की थी जो निहाल के पास खड़ी थी। क्या मैं उसे जानती भी हूँ? पर वह मुझसे बात क्यों कर रही है? रूहानी मन में सोची। जिस लड़की ने निहाल की बाह पकड़ी थी, उसका नाम अवंतिका रस्तोगी था। उसके बाल गहरे भूरे घुंघराले थे। उसके होंठ गहरे लाल रंग से रंगे हुए थे और उसके नाखून भूरे रंग से रंगे हुए थे। निहाल की बाह को छोड़ अवंतिका फिर रूहानी के पास पहुंची और सेल्स गर्ल का सामना करते हुए लिपस्टिक सेट को रूहानी के हाथों में से ले अपने चेहरे पर गर्व भरी मुस्कान के साथ अवंतिका बोली, मैं इसे खरीद लूंगी, डोंट वरी। इसे मेरे लिए पैक कर दो। यह सब बोलने के बाद अवंतिका रूहानी की ओर मुड़ी और उसे सिर से पांव तक देखा। अवंतिका के चेहरे पर अब उपहास की मुस्कान मौजूद थी। वह मन ही मन खुद में सोच रही थी, हाँ ये लड़की बस एक यूनिवर्सिटी की स्टूडेंट है। तभी मुझे लगा कि निहाल ने इसे तलाक देने के बारे में क्यों सोचा। हाँ थोड़ी बहुत अच्छी है दिखने में, पर मेरे सामने इसका क्या ही मुकाबला है। अवंतिका के चेहरे पर मुस्कान देखकर रूहानी थोड़ा हैरान हो गई और अगले ही पल बोली, तुम मुझे इस तरह क्यों देख रही हो? तभी अवंतिका एक बुरी मुस्कान देते हुए बोली, तुम्हें कैसे पता चला कि मैं इसे और बर्दाश्त नहीं कर सकती? उसकी बातों को सुनकर रूहानी समझ गई कि उसका मतलब क्या था, इसीलिए वो भी पूरे कॉन्फिडेंस से बोल पड़ी, हाँ बिल्कुल, आपने तो सिर से पांव तक इतने महंगे डिजाइनर कपड़े पहने हैं, लेकिन आपके पास और क्या है? उसी तरह से रूहानी भी अवंतिका को ऊपर से नीचे तक घूरते हुए बोली, जिस तरह से उसने किया था। मुझे तो ना ही कोई सुंदर चेहरा दिखा और ना ही अच्छा फिगर। रूहानी की बात सुन अवंतिका गुस्से से अपनी मुट्ठी भींच ली और बोलने लगी, तुम्हारे जैसे गरीब लोगों को इस मॉल में कदम रखने की भी अनुमति नहीं दी जानी चाहिए, क्योंकि तुम जैसे मिडिल क्लास के लोगों में फैशन की जरा भी सेंस नहीं है। ओह अच्छा, मुझे मॉल में आने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए? रूहानी ने मजाक में दोहराया। वैसे आप असल में ऐसा कहने वाली होती कौन है, हाँ? पूरे कॉन्फिडेंस के साथ रूहानी अवंतिका की तरफ बढ़ते हुए उसे ताना देना जारी रखे और एक उपहास भरी मुस्कान मुस्कुराई रूहानी। अरे आंटी, क्या आपको किसी की मदद की जरूरत है? आप 40 के आसपास होंगी, है ना? अपने ड्रेस का कलर तो देखो। आपने जिस कलर का ड्रेस पहना है निश्चित रूप से वह रंग है जिसे हम जैसी नई लड़कियां नहीं पहनती हैं। हालांकि रूहानी के शब्दों ने न केवल अवंतिका को बल्कि इनडायरेक्टली निहाल को भी आहत किया। लेकिन क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि रूहानी ने जिस ड्रेस का मजाक उड़ाया था उसे किसी और ने नहीं बल्कि निहाल ने ही चुना था। जब निहाल और अवंतिका कुछ समय पहले किसी और मॉल में गए थे तो निहाल ने अवंतिका के पूछने पर बस ऐसे ही बोल दिया था कि उसे ये पसंद है और अवंतिका ने वो खरीद लिया, जिसका भुगतान निहाल ने ही किया था। असल में ड्रेस खराब नहीं थी, पर वो ड्रेस अवंतिका पर बिल्कुल भी अच्छी नहीं लग रही थी, क्योंकि वो ड्रेस किसी पतली और अच्छी फिगर वाली लड़की के लिए डिजाइन की गई थी। पर अवंतिका का शरीर बिल्कुल भी अच्छा नहीं था उस ड्रेस के हिसाब से। अवंतिका ने कभी भी इस तरह के उपहास का अनुभव नहीं किया था, क्योंकि रस्तोगी परिवार में उसके साथ एक राजकुमारी की तरह व्यवहार किया जाता था और सभी उसके साथ बहुत सम्मान के साथ पेश आते थे। इसीलिए उसका इस वक्त गुस्से में उबलना स्वाभाविक ही था। अपनी इतनी बेइज्जती के बाद अवंतिका जल्दी से निहाल के पास भागी और उसे एकदम इनोसेंट बन बोलने लगी, मिस्टर निहाल, क्या आपने सुना कि उस लड़की ने मुझे क्या कहा? उसने कहा कि मैं इस ड्रेस में बूढ़ी लग रही हूँ। उसने मुझे ही नहीं बल्कि आपकी पसंद ये इस ड्रेस का भी मजाक बनाया है। अवंतिका के इस तरह से शिकायत करने पर निहाल रूहानी को थोड़ा अपनी आंखें बड़ी बड़ी करके देखने लगता है। तभी उसे अचानक से याद आ जाता है, ये तो वही लड़की है जिसने पिछली रात उसे नशे में किस किया था। फिर वो अवंतिका को एक बार अच्छी तरह देखता है। वैसे तो निहाल जब अवंतिका को ध्यान से देखता है वो खुद भी रूहानी की बातों से मन ही मन सहमत हो जाता है। चूंकि अवंतिका सच में बहुत बेकार लग रही थी उस ड्रेस में। जब अवंतिका वो ड्रेस निहाल को दिखा रही थी तब वास्तव में उसने बिना देखे ही बोल दिया था कि उसे वो सही लग रही है। पर आज जब वो अवंतिका को उस ड्रेस में देखा तो उसे भी लगा कि वो ड्रेस उसके फिगर के लिए बिल्कुल भी सही नहीं थी। हालांकि जैसे ही अवंतिका निहाल से रूहानी को लेकर शिकायत करने लगी, मॉल में मौजूद सभी लोगों की नजरें उनकी तरफ घूरने लगीं
ये देख निहाल बातों को इग्नोर कर दिया, जिसे देख अवंतिका उसे दोबारा से कुछ बोल पाती उससे पहले ही वो चुप रह गई, क्योंकि निहाल की आंखों में देखने के बाद उसकी हिम्मत ही नहीं हुई कि वो कुछ बोले। चूंकि निहाल के साथ उसका मैनेजर अर्जुन भी आया हुआ था और उसके पीछे ही खड़ा था। अर्जुन तब से बस रूहानी को ही देखे जा रहा था। यह सोचते हुए उसकी भौहें तन गईं। क्या मैंने उस लड़की को पहले देखा है? अचानक उसे याद आया। जल्दी से वह निहाल के पास आया और धीमी आवाज में कहा, मिस्टर खुराना, वह लड़की आपकी। इससे पहले कि अर्जुन अपनी पूरी बात कह पाता, उसे एक तेज आवाज ने रोक दिया और वह आवाज रूहानी की थी। अरे अर्जुन, तुम! मैं तुम्हें अभी तक देख ही नहीं पाई थी। रूहानी अर्जुन की तरफ एकदम से बढ़ते हुए बोली, तुम यहाँ पर? वैसे तुम कैसे हो? रूहानी के शब्दों को सुन अर्जुन एकदम से अवाक रह गया। तभी रूहानी ने उसका हाथ पकड़ उसे अपनी तरफ हल्के से खींचते हुए मनी मन बोली, रूहानी, ओ एम जी, ये अर्जुन तो वही इंसान है जिसने मिस्टर निहाल के साथ शादी वाले कागज के लिए आवेदन करने में मेरी मदद की थी। जब हम भी पापा के साथ मिस्टर निहाल के घर जाते थे, उस वक्त यह इंसान ही दरवाजा खोल हमारा स्वागत करता था। तभी वह अर्जुन से उदास भरे चेहरे के साथ बोलती है, मैं मिस्टर निहाल को यह नहीं बता सकती कि मैं कौन हूँ। मेरा मतलब है हमारा क्या रिश्ता है। और फिर पहली बार जिस तरह से हमारी मुलाकात हुई और मैंने उन्हें नशे में किस कर लिया था, और अब हमने एक दूसरे को फिर से देख रहे हैं। अगर उन्हें सच पता चला तो वो हो सकता है उन्हें लगे ये सब मैंने जानबूझकर उनका ध्यान अपनी ओर खींचने के लिए किया था। अर्जुन रूहानी को मिसेस खुराना कहकर बुलाना चाहते थे, पर रूहानी ने उसे ऐसा बोलने से रोक दिया। अर्जुन, मिस, क्या मैं आपको याद नहीं हूँ? रूहानी ने उत्साह से टिप्पणी की, जिसे हैरान होकर अर्जुन रूहानी की ओर देखने लगा। मिस, मैं? अर्जुन अभी इतना ही कह पाया था कि तभी, अरे यार, बोलते हुए रूहानी ने अर्जुन के सीने पर एक मजाकिया अंदाज में मुक्का मारा, जिससे तुरंत विषय बदल गया। मिस्टर निहाल के आसपास इतना औपचारिक मत बनो, यह बहुत अजीब है, रूहानी बोली, जिससे अर्जुन बिल्कुल स्तब्ध था, क्योंकि रूहानी उसे निहाल से और भी दूर खींच ली थी। उसके मन में बहुत सारे सवाल चल रहे थे और वह खुद जानता था कि उसका जवाब नहीं मिलेगा उसे। निहाल से पूरी तरह दूर होने के कारण उसे अब सुनाई देना बंद हो गया, जिसके कारण रूहानी एकदम से अपने असली रूप में वापस लौट आई। अर्जुन, मिसेस खुराना, आप ऐसा क्यों कर रही हैं? मिस्टर खुराना आपको पहले कभी नहीं देखे हैं, इसलिए मुझे ही उन्हें आपसे मिलवाना होगा और बताना होगा कि आप उनकी पत्नी हैं। अर्जुन की बात सुनकर रूहानी को हंसी आ गई, लेकिन फिर उसने हंसी को रोकते हुए वह बोली, हाँ, हमारी शादी को 3 साल हो गए हैं, लेकिन वहाँ मेरे पति ने मुझे पहचाना तक नहीं और अंदर ही अंदर मेरा मजाक भी बना रहे हैं। कहीं उस शादी के कागज पर हम दोनों के साइन नहीं होते तो मैं अभी भी अकेली होती और इतने बड़े इंटरनेशनल सीईओ को जानती भी नहीं। अर्जुन को थोड़ा अपने पास खींचते हुए रूहानी ने फुसफुसाकर कहा, देखो अर्जुन, मुझे मिस्टर निहाल को अपनी पहचान बताने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि मैंने पहले ही तलाक के कागजात पर हस्ताक्षर कर दिए हैं और अमर जी ने उन्हें मिस्टर निहाल को देने के लिए कहा है। तो असल में इसकी कोई वजह नहीं है जो मिस्टर निहाल मुझे जाने। तलाक के पेपर्स? अर्जुन ने हैरानी में उन शब्दों को दोहराया। आप मिस्टर खुराना को तलाक देने का सोच रही हैं? यह सुन सदमे में अर्जुन कुछ कदम पीछे हट गया और रूहानी की ओर देखा। सोचने लगा, अगर मैं सही हूँ तो मिसेस खुराना मिस्टर खुराना से 7 साल छोटी हैं। क्या लड़कियां यह नहीं चाहेंगी कि वह एक अमीर और हैंडसम लड़के की पत्नी बने? एक सेकंड के लिए मिस्टर निहाल की ओर और फिर वापस रूहानी की ओर देखते हुए अर्जुन अभी भी अपने दिमाग में यह नहीं सोच पा रहा था कि रूहानी तलाक के लिए क्यों फाइल करेगी। क्या उसके साथ कुछ गड़बड़ है? मिस्टर निहाल हैंडसम, अमीर और शक्तिशाली हैं, फिर भी वह उन्हें तलाक देना क्यों चाहेगी? अजीब तरह से मुस्कुराते हुए रूहानी ने जवाब दिया, हाँ, मैं मिस्टर खुराना को तलाक देना चाहती हूँ। साथ ही मुझे उम्मीद है कि आप मेरी पहचान उनसे गुप्त रखेंगे, ताकि आगे कोई और परेशानी ना हो। स्तब्ध और सदमे में अर्जुन के पास शब्द नहीं थे। ऐसा लग रहा था कि उसके मन में पहले से कहीं अधिक सवाल थे। अपने सवालों को मन में ही दबा अर्जुन मिस्टर निहाल के पास वापस चला गया, जबकि इधर निहाल अवंतिका के लिए वही लिपस्टिक सेट खरीद रहा था, जिसमें कोई संदेह नहीं था कि निहाल को अर्जुन पर शक हो गया था। जब निहाल रूहानी की तरफ वापस से अपनी नजरें घुमाई तो उसे अनंत के बेहद करीब खड़े देखा। रूहानी को इस तरह से
अभी दूसरे लड़के के करीब देख निहाल मनी मन एक तिरस्कार भरी मुस्कान हंसते हुए सोचता है, हाँ कितनी गिरी हुई घटिया लड़की है। एक समय एक लड़के के साथ और अगले ही समय दूसरे की बाहों में। निहाल को रूहानी का नशे में किस करना अभी भी याद था, जिसे उसने अभी भी घटिया करार दिया था। यह सब सोच निहाल का गुस्सा उसके प्रति बढ़ गया और इसीलिए उसने अपने मैनेजर अर्जुन की तरफ मुड़ते हुए उसे आदेश दिया, उस लड़की को इस मॉल से बाहर निकलवाओ। इस लड़की को अब इस मॉल में कदम रखना मना है। मुझे परवाह नहीं है कि उसके साथ तुम्हारा रिश्ता क्या है, पर मैं इस लड़की को इस मॉल के अंदर नहीं देखना चाहता हूँ, तो इसे अभी के अभी निकलवाओ। यह पहली बार नहीं था जब अर्जुन ने निहाल को इतने गुस्से वाले रूप में देखा था, लेकिन इस बार कुछ अलग लग रहा था। निहाल की नज़र जिस ओर टिकी हुई थी, उसी तरफ देखने के बाद अर्जुन समझ गया कि ऐसा क्यों है। निहाल की आंखें रूहानी पर टिकी हुई थीं, जो किसी और लड़के की बाहों से चिपकी हुई थी और बहुत ज़्यादा अच्छी एक्टिंग कर रही थी। यह रूहानी और अनंत थे, और एक बार फिर अनंत को रूहानी अपनी एक्टिंग में खींच कर ले आई थी। अनंत डार्लिंग, मुझे वो भी लिपस्टिक चाहिए। रूहानी का स्वर उसकी नॉर्मल आवाज़ से कहीं ज़्यादा ऊंचे थे, जो निहाल के कानों तक आराम से पहुंच रहे थे। अवंतिका की ओर अपनी निगाहें घुमाते हुए रूहानी फिर से अनंत की ओर मुड़ते हुए बोली, मेरा मतलब है, वहाँ उस आंटी को देखो, उसके लवर ने अभी अभी उसके लिए एक लिपस्टिक सेट खरीदा है। अनंत का हाथ अपने हाथ में लेते हुए रूहानी मीठी मुस्कान से मुस्कुराई और आगे बोली, तुम भी मेरे लिए ऐसा ही क्यों नहीं करते हो। यह रूहानी के लिए पहली बार था जब उसने किसी लड़के के साथ इस तरह का बर्ताव किया था। जाहिर तौर पर यह पहली और आखिरी बार था जब उसने अपने पूरे जीवन काल में ऐसा किया था। सदमे में अपने सीने पर हाथ रखते हुए अनंत ने रूहानी को अजीब तरह से देखा और पूछा, अरे यार रूह, तुम्हें क्या हो गया है, मुझे डराओ मत। रूहानी के बल्कि दोस्त भी उसे आंखें फाड़ फाड़ कर देखे जा रहे थे और पूरी तरह से हैरान थे। अनंत डार्लिंग प्लीज। रूहानी की आंखें चमक उठी, तुम्हें पता है कि मुझे लिपस्टिक बहुत पसंद है, तुम मेरे लिए भी कुछ लिपस्टिक क्यों नहीं खरीद लेते। इस पूरी एक्टिंग के दौरान रूहानी को खुद में ऐसा लग रहा था कि जैसे वो खुद को कोई सजा दे रही हो। कभी कभार निहाल की ओर नजरें चुराकर देखने से वह और अधिक चिढ़ जाती थी और मन ही मन बोलती थी, आखिर वह जा क्यों नहीं रहे हैं। क्या वह नहीं जानता कि मेरे लिए यह करना कितना कठिन है। ओह, जो भी हो, चलो देखते हैं क्या होता है। अपने हाथों को मुट्ठियों में बंद करके रूहानी दृढ़ संकल्प से भरी हुई थी। अगर एक दिन मिस्टर निहाल को पता चला कि मैं उसकी पत्नी हूँ, तो वह निश्चित रूप से सोचेंगे कि मेरा किसी अन्य लड़के के साथ संबंध है। रूहानी के चेहरे पर आत्मसंतुष्टि झलक रही थी और इसके साथ ही वह मुझे एक घटिया लड़की समझेंगे और तुरंत तलाक दे देंगे। हम दोनों की जिंदगी के लिए यही सही है। रूहानी का बस यही प्लान था, जिसे उसे किसी भी तरह सक्सेसफुल बनाना था, क्योंकि प्लान असफल होने देने का उसके पास कोई ऑप्शन ही नहीं था। रूहानी को उसके सोच से बाहर खींचते हुए अनंत फाइनली बोलता है, अच्छा ठीक है ठीक है, तुम जो चाहो मैं तुम्हें दिलवाऊंगा, लेकिन बस प्लीज। अनंत की आवाज़ निराशा में नरम हो गई, प्लीज इस तरह का एक्टिंग करना बंद करो। अनंत ने किसी भी तरह से रूहानी की एक्टिंग को गंभीरता से नहीं लिया और उसने इन सब बातों को अपने दिमाग से हटाने के लिए जल्दी से लिपस्टिक खरीदने के लिए चल पड़ा। लिपस्टिक डिस्प्ले की ओर बढ़ते हुए अनंत ने जितनी भी लिपस्टिक देखी उन्हें उठा लिया और सेल्स लेडी को दे दिया। अनंत के हाथों में जितनी लिपस्टिक थी उसे देखकर सेल्स लेडी दंग रह गई। तभी अनंत बोला, मुझे ये सब अभी चाहिए। सेल्स लेडी ने अनंत के हाथों में जो कुछ भी था उसे ले लिया और तेजी से काउंटर पर चली गई। तभी अनंत खुद में बोलता है, मैं पक्का घर जाते ही रूह के दिमाग का चेकअप करवाऊंगा। लगता है उसका दिमाग खराब हो गया है। वहां पर मौजूद केवल एक ही व्यक्ति जानता था कि वहां क्या हो रहा था, और वह अर्जुन था। मिसेस खुराना स्पष्ट रूप से जानबूझकर ऐसा कर रही हैं। हालांकि अर्जुन को इस समय कुछ और काम करना था, जो रूहानी को मॉल से बाहर निकालने के लिए उसके बॉस ने उसे बोला था। उसे उस पर ध्यान देना था। क्या मिसेस रूहानी उनकी पत्नी नहीं थी? ऐसा कोई रास्ता नहीं था जिससे अर्जुन को कुछ ऐसा न करना पड़े। पहले हुए बेइज्जती को किसी तरह एक्सेप्ट करने के बाद अवंतिका ने अर्जुन की ओर रुख किया और सख्ती से पूछा, अर्जुन, आप मिस्टर खुराना के आदेशों का पालन क्यों नहीं कर रहे हैं? ये बात साफ है कि मिस्टर खुराना मुझे खुश करने के लिए उस घटिया लड़की को मॉल से बाहर निकाल रहे हैं
मिस्टर खुराना की नज़रों में मैं बाकी लड़कियों से अलग हूँ, समझे? लेकिन सर, अर्जुन झिझका। लेकिन वह जानता था कि उसे रूहानी से बोलना ही होगा। फिर तुरंत अर्जुन अपने पीछे खड़े बॉडीगार्ड से बोला, उन्हें बाहर निकाल दो। आखिरकार वह वक्त आ गया जिसका रूहानी को इंतजार था। अर्जुन की बातों को सुनने के बाद रूहानी झट से बोल पड़ी, उसकी कोई जरूरत नहीं है, हम खुद को बाहर चले जाएंगे। यह बोल रूहानी तेजी से अनंत की तरफ मुड़ी और उसका हाथ पकड़ते हुए बोली, प्लीज अनंत, अब चलो यहाँ से, मुझे कोई लिपस्टिक नहीं चाहिए अब। रूहानी इस तरह अचानक जाने की बात करने लगी, इसीलिए अनंत ने वो भी लिपस्टिक का ऑर्डर कैंसिल कर दिया और अपने बाकी दोस्तों के साथ रूहानी उस मॉल से बाहर निकल जाती है। जैसे ही निहाल रूहानी को अपने से दूर जाते हुए महसूस करता है, उसके होठों पर एक मुस्कुराहट थी, पर न जाने उसे कुछ बुरा भी लग रहा था जिसे वो समझ नहीं पा रहा था। आगे की कहानी नेक्स्ट पार्ट में।